आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि सब कुछ ठीक है और जब से मोदी जी आए हैं तो बिल्कुल सड़क पर भंगड़े डल रहे हैं, मैं आपको नहीं कहूँगा। लेकिन जो सच है, तो ये जो शॉर्टेज आज हुई है, ये आज की शॉर्टेज नहीं है कि मोदी जी ने रोक दी और शॉर्टेज हो गई। क्योंकि हमारी एयरफोर्स कमजोर हो गई है, इसलिए हमें दुगने सैनिक लगाने पड़ेंगे। जहां पे हमें 50,000 लगाने थे, उदाहरण दे रहा हूं, वहां पे हमें 1 लाख। आपकी चाइना के साथ लड़ाई हो गई, कोई चाइना को नाराज नहीं करना चाहता, ठीक है, और आपने किसी और मुल्क से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इसके पहले कि ये एपिसोड में शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ब्लूमबर्ग जो एक बड़ी जानी पहचानी मैगजीन है और काफ़ी लोग इसको कोट करते हैं, बड़ा क्रेडिबल माना जाता है। ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल छपा और आज मैं वो आर्टिकल आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वेपन्स टू डेटर चाइना ड्यू टू मोदी ऑर्डर। यानी कि भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके हथियार खत्म हो रहे हैं, उनका असला खत्म हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा हुक्म पास कर दिया है। अब भारत चाइना से कैसे लड़ेगा? ठीक है, यह किसी सुधीर रंजन सेन ने लिखा है और अच्छे मन से ही लिखा होगा। अगर अच्छे मन से नहीं भी लिखा तो मैं आपको स्टोरी समझा देता हूं। देखिए साहब, इसमें यह कहना है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं और यह हाईलाइट भी होगा हमारे स्क्रीन पे, तो आप देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पुश टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस सिस्टम्स इज लीविंग इंडिया वल्नरेबल टू पर्सिस्टेंट थ्रेट्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स विद नॉलेज ऑफ द मैटर। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो हुक्म है कि घर में ही, अपने घर में ही, भारत में ही हथियार बने, हथियार मैन्युफैक्चर हों, इसकी वजह से भारत कमजोर हो रहा है चाइना और पाकिस्तान के सामने। ये इस आर्टिकल का निचोड़ है और ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स विद नॉलेज ऑफ द मैटर, किसी अफसर ने बताया है जिसको इसके बारे में जानकारी है। वो कौन अफसर ने बताया है इस आदमी को, ये नहीं बताना चाहेंगे, और अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये बोल देंगे साहब ये तो मीडिया फ्रीडम है ना, हम नहीं बताएंगे अपना सोर्स। पर इन्होंने आर्टिकल छाप दिया। मुझे नहीं पता कि इनका कोई सोर्स है भी नहीं है कि इसने घर में ही बैठ के चाय पीते हुए लिख दिया आर्टिकल पूरा का पूरा। ऐसा है कि कुछ बातें, जब झूठ बोला जाता है ना बहुत बड़ा दोस्तों, तो कुछ उसमें सच्चाई होती है, फिर उसमें थोड़ा सा झूठ का जामा पहनाया जाता है, तो लोग कहते हैं यार ये बात सच है तो बाकी चीजें भी सच होंगी। तो इन्होंने बोला कि साहब क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर ही सब कुछ बनेगा, इसलिए हमारा पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। अब चीन से कैसे लड़ेंगे और पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे, फलाना ढिमका। फिर कहते हैं कि इंडियाज एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी कैन नो लॉन्गर इंपोर्ट सम क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स टू रिप्लेस एजिंग वंस। That risks leaving India critically short of helicopters by 2026 and with a shortfall of hundreds of fighter jets by 2030। यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कुछ बिल्कुल क्रिटिकल, जिसको कहते हैं बड़े ज़रूरी जो हैं, बहुत ख़ास ज़रूरी, इमरजेंसी वाले क्रिटिकल जो हैं, वो हथियार मोदी जी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और 2026 तक इंडिया में क्रिटिकल शॉर्टेज, यानी कि बहुत ज़बरदस्त एक शॉर्टेज, कमी हेलीकॉप्टर्स की हो जाएगी और बहुत खतरनाक एक शॉर्टेज हो जाएगी 2030 तक फाइटर जेट्स की। पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं एयरफोर्स की। देखिए साहब, ऐसा है, पहली चीज तो नियत क्या है ये आर्टिकल लिखने की और सच्चाई क्या है। ठीक है, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। ऐसा होता है, देखिए, मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि सब कुछ ठीक है और जब से मोदी जी आए हैं तो बिल्कुल सड़क पर भंगड़े डल रहे हैं, मैं आपको नहीं कहूँगा। लेकिन जो सच है, और अगर मेरी कोई भी बात आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप जाके चेक करिएगा। बेशक आप इंटरनेट पे चेक करिए और कमेंट्स में डालिए कि मेजर साहब ये आपने बात गलत बोली है, ये आपने बात झूठ बोली है। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं ब्लूमबर्ग के इस आर्टिकल को चीर फाड़ने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास इतने ज़्यादा हथियार आए हैं कि पिछले 40 साल में इतने नहीं आए थे। और जो मेरे सीनियर हैं वो बताते हैं कि उनको याद नहीं कि कब इतने हथियार आए थे। मैं आपको बताता हूं। जब तक एयरफोर्स की हम बात करें, जहां तक तेजस का प्रोजेक्ट बहुत पहले से चल रहा है, मोदी जी के आने के बाद शुरू नहीं हुआ, ये कई दशकों से चल रहा है तेजस का प्रोजेक्ट। ठीक है ना, हम भी सुनते थे कि तेजस चल रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस मिला है और तेजस की आई थिंक 2 या 3 स्क्वाड्रंस का अप्रूवल दे दिया है। पर एचएएल के साथ एक प्रॉब्लम है
कि HAL साल में सिर्फ 7 या 8 एयरक्राफ्ट बना सकता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब कह रहे हैं कि अगले 2 साल में वो अपनी कैपेसिटी डबल कर देगा, यानी हर साल एक स्क्वाड्रन वो निकाल पाएगा, तेजस। फिर बता रहा हूं, प्रोग्राम बहुत पहले का है। इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शुरुआत मोदी जी के आने के बाद यानी 2014 के बाद नहीं हुई थी, ये पहले की है। लेकिन इसको जो एक्सेप्टेंस अभी मिला है वो पहले नहीं मिला था। इसमें ये गलती है, इसमें ये कमी है, ये मत लाओ, ये लाओ, बाहर से इंपोर्ट कर लो, ये सब बंद हुआ है, ठीक है ना। और तेजस को एक मान्यता मिली है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका C-130J और नए नए एयरक्राफ्ट आए हैं, नए नए एयरक्राफ्ट एवैक्स नए एयरक्राफ्ट आए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स आपने सुना होगा, वो लिए गए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स, हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी, ट्विन रोटर। राफेल के बारे में कौन नहीं जानता, है ना। और बाकी एयरक्राफ्ट में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ट्विन इंजन फाइटर जेट के बारे में, और भी जो एयरक्राफ्ट हैं उसके बारे में जो बातचीत चल रही है, वो सब आपके सामने है। ये सिर्फ एयरफोर्स का है। नेवी का INS विक्रांत लॉन्च हो गया, INS वेला जो कि डिस्ट्रॉयर था, INS अरिहंत का, विक्रांत का, ये भी प्रोग्राम बहुत पहले से लॉन्च हो गया। मैं 2014 की बात नहीं कर रहा, ये भी पहले से चल रहा है। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि बहुत तेजी से इंडक्ट हो रही हैं चीजें। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, 65,000 टन की। मुझे नहीं पता बात कितनी सच है, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इसकी बात चल रही है, इतना मुझे पता है। इंडियन आर्मी में धनुष की बात कर लीजिए आप, आर्मी में आप M777 हाउट्जर की बात कर लीजिए, AK-203 की बात कर लीजिए जो अमेठी में बनने वाले हैं, राइफल्स के बारे में, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में बात कर लीजिए, हेलमेट्स के बारे में। दसियों ऐसी चीज हैं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आ रही हैं। तो ये आर्टिकल का ये कहना कि साहब हाहाकार है, बड़ी मजबूरी है, ऐसा नहीं। हां, इमरजेंसी है, पर ये इमरजेंसी क्यों बनी, इमरजेंसी क्यों बनी, मैं ये जानना चाहता हूं। ये जो कह रहे हैं ना कि 2026 तक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी बन जाएगी और 2030 तक एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी बन जाएगी, बिल्कुल ठीक कह रहा है आर्टिकल। ये आर्टिकल गलत नहीं है, लेकिन इसका कारण मोदी जी नहीं है। इसका कारण मोदी जी नहीं है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं। ये जो हेडलाइन इसने यहां पे ठोक रखी है बंदे ने कि भाई साहब इसके मोदी के आने के बाद इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई और इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वेपन्स ड्यू टू डेटर चाइना ड्यू टू मोदी ऑर्डर, ये बात नहीं है। आपको पता है बोफोर्स का जो सिस्टम है वो 40 साल से पुराना है, अभी आया है M777 3-4 साल पहले। मोदी जी को तो आए हुए 6 साल हुए, उसके पहले क्यों नहीं आया? नहीं, कोई तो इस बात का जवाब देगा, उसके पहले क्यों नहीं आया? भाई ये कोई बिस्किट का पैकेट थोड़ा ना कि आप गए बाजार में और आपने बोला भाई साहब 2 पैकेट देना बिस्किट के, उसने दे दिया। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में 10 साल से ऊपर लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। आप जब ऑर्डर देते हैं एयरक्राफ्ट का किसी बाहरी मुल्क को, तो कितने कितने साल के बाद वो ऑर्डर आते हैं। तो इतना आसान नहीं है जितना लोग कह देते हैं। तीसरी चीज ये बोला साहब कि हमारे जो हेलीकॉप्टर शॉर्टेज है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉर्टेज है। जो आपका चीता है, हेलीकॉप्टर जो इंडियन आर्मी यूज करती है चीता, उसकी टेक्नोलॉजी 50 साल पुरानी है। जो चेतक है उसकी 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। हाफ अ सेंचुरी यानी 50 साल पहले। 50 साल पहले आपने मोदी जी का नाम सुना था? आप अगर कोई हो 50 साल का उसके पहले। तो ये जो शॉर्टेज आज हुई है, ये आज की शॉर्टेज नहीं है कि मोदी जी ने रोक दी और शॉर्टेज हो गई। और भाई चिनूक हेलीकॉप्टर्स, माफ कीजिएगा, जो बाहर से आए हैं, वो तो आए हैं ना बाहर से। राफेल तो आया है ना बाहर से। और जो 126 फाइटर्स के ऑर्डर की बात चल रही है, वो तो बाहर से ही आएगा, चाहे वो भारत में बने। टेक्नोलॉजी तो बाहर की है। AK-203 रशिया से आ रहा है, M777 अमेरिका से आ रहा है। इतनी जो चीजें चल रही हैं वो तो बाहर से ही आ रही है ना। तो ये कहना कि जी मोदी जी ने सब रोक दिया, मोदी जी ने रोका नहीं, मोदी जी ने उसमें चाबी डाल दी है। 10 गुना ज्यादा स्पीड से चीजें हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं पहले कि यह आर्टिकल लिखने का मकसद क्या था। ऐसा होता है साहब, जो आप लोग कहते हैं ना बिकाऊ मीडिया, ये वही मामला है, बिकाऊ मीडिया का। यानी कि जो लोग बाहर हथियार बनाते हैं उनकी धीरे धीरे दुकान हो गई बंद। एक जमाने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा
वेपन्स इंपोर्टर था, सबसे ज्यादा आयात करता था हथियारों के, नंबर 1 पे था। अब वो नीचे आ गया। तो भाई जब नीचे आया है भारत, तो किसी ना किसी की तो पेट पे लात पड़ी होगी बाहर। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पे, क्योंकि काफी इसमें जो नेता है ना अभी, ये फंस जाएंगे। और फंस क्या जाएंगे, मतलब जिन लोगों को पता है उनको तो पता ही है, और मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। ये जो पूरा राफेल का मामला है ना, और राफेल के ऊपर जो लोगों ने इल्जाम लगाया था, क्यों लगाया था, ये बात शुरुआत कहां से हुई, और जो पूरा नारा इन्होंने झूठा नारा दिया था, चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था बकवास कर रहे हो, ये बात कहां से शुरू हुई? ये बात वहां से शुरू हुई कि एक दूसरा राफेल के अलावा एक दूसरा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर था, उसको ठेका नहीं मिला, उसको लगा कि मैं राफेल का भी काम बिगाड़ूं, इसलिए पूरी मुहिम शुरू हुई। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको तो बुद्धि है नहीं ज्यादा, तो वो पीछे लग गए चाबी लगा के। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बुरे मन से करा, उन्होंने सोचा कि हाँ हमें अच्छा मौका है, मोदी को फंसा दें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो आर्टिकल है, मुझे इस आर्टिकल की ये बात समझ में नहीं आई कि किसने बोला है ये आर्टिकल लिखने के लिए। हु हैज आस्क्ड दिस पर्सन टू राइट दिस आर्टिकल? अच्छा, एक और चीज आप इस आर्टिकल में कमाल देखिए, मैं आपको और कमाल बताता हूं। As things stand, India's military readiness is set to further deteriorate just as it faces greater risks from Pakistan and China, which has soldiers deployed toe-to-toe against troops from India along their Himalayan border following deadly clashes in 2020. The weaker air force in particular means India will need twice the number of soldiers on ground to deter aggression along the Chinese border. यानी कि 2020 के बाद जो क्लैशेस हुई थी, इनका कहना है, गलवान से इनका मतलब है, वो कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स कमजोर है, इसलिए हमें दुगने सैनिक बॉर्डर पे लगाने पड़ेंगे। अब ये बात देखिए, इसको कोई समझाए भाई को, एयरफोर्स और ग्राउंड पे जो सैनिक इन्फेंट्री वाला, उसका क्या लेना देना है आपस में? भाई ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी एयरफोर्स कमजोर हो गई है, इसलिए हमें दुगने सैनिक लगाने पड़ेंगे। जहां पे हमें 50,000 लगाने थे, उदाहरण दे रहा हूं, वहां पे हमें 1 लाख लगाने पड़ेंगे। ये क्या लॉजिक है यार? एयरफोर्स का काम अलग है, इन्फेंट्री और आर्मी का काम अलग है। यानी कि ग्राउंड पे सोल्जर्स बोल रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं इन्फेंट्री, वहां पे आर्मर्ड वाले भी हैं, वहां पे आर्टिलरी वाले भी हैं, वहां पे सप्लाई वाले भी हैं, ऑर्डिनेंस वाले भी हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, वहां पे सब है। लेकिन क्योंकि टो टू टो बोला है, सोल्जर्स की बात करी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूं। ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास हवाई जहाज कम है, इसलिए हमें सैनिक डबल करने पड़ेंगे। सैनिक क्या उड़ के जाता है चाइना के अंदर? यू नीड फिक्स्ड विंग कैपेबिलिटी। जो हम कहते हैं साहब, हमारे जो स्क्वाड्रन है वो 38 या 40 कितने होने चाहिए, वो अब 28 रह जाएंगे, बिल्कुल ठीक रह जाएंगे। लेकिन ये जो मिग 21 है बाइसन, जो अभिनंदन जो जहाज चला रहा था और जिसके बारे में, क्रैश के बारे में लोग इतनी बातें करते हैं, कितना पुराना जहाज है यार, ये कब का है? ये कोई ये तो जाए, ये तो इन्वेस्टिगेट करे कब का है ये। इसको रिप्लेस करने की बातें चल रही हैं, दिन रात काम चल रहा है कि इनको रिप्लेस करो। लेकिन पूरा झूठ पे मबनी एक आर्टिकल छापा गया है ये, और मुझे इस चीज का बुरा लग रहा है कि इसमें सब गप मारी है इस आदमी ने। Bloomberg spoke to multiple officials for this story across 3 services in India. They asked not to be identified to discuss sensitive issues. इसकी अंग्रेजी भी गड़बड़ है बंदे की, पता नहीं कौन है ये। Nobody has edited this article properly. This is grammatically incorrect, factually also incorrect, by the way. When India's military has increased local purchases of some defense items, the country doesn't yet produce complex platforms like diesel, electric submarines and twin engine fighters. अभी कहता है कि साहब आपने बाहर से बंद कर दिया क्या? ट्विन इंजन फाइटर्स, यानी कि 2 इंजन वाले फाइटर आपने बाहर से बंद कर दिए और हमें कमी पड़ गई। यार हमने रशिया से बात करी है, ये मिग 29 के, जो हम विक्रांत के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? हमने राफेल लिए हैं, 36 के 36 राफेल आ गए हैं, तो आ तो रहे हैं एयरक्राफ्ट। फिर ये लिखना कि ट्विन इंजन कैपेसिटी डेवलप होगी। जब तक डेवलप होगी, कुछ साल लगेंगे, तब तक हम दूसरे फाइटर्स ले रहे हैं बाहर से। सुखोई की बात हुई है, आपको पता है, इसके बारे में हमने एक बार बहुत पहले डिस्कस करा था, सुखोई एयरक्राफ्ट के बारे में। फिर क्या प्रॉब्लम है यार? अब ये कह रहे हैं डीजल सबमरीन्स बना रहा है इंडिया, डीजल सबमरीन, INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, सब पे काम चल रहा है। करीब 34 शिप्स बन रहे हैं इंडिया के शिपयार्ड में जब हम बात कर रहे हैं ऐसे।
बात यह होती है ना कि जब किसी का बाहर धंधा बंद हो जाता है तब वो ऐसे आर्टिकल लिखवाता है। जब किसी का बिजनेस खत्म हो जाता है, जब किसी को लगता है कि इंपोर्ट में अब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, अब मुझे किकबैक नहीं मिलेगा, तो गंद डालने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, चलिए गंद नहीं भी डाल रहा। अगर हम ये कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने तो इसमें क्या गलत है? और ये कभी ना कभी तो होना था, आपको कभी ना कभी तो करना था। ये जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है, ये कभी ना कभी आपको करनी थी। कब तक हम बाहरी ताकतों पर निर्भर रहेंगे कि भाई ऐसा है कि इतने पैसे ले लो और इतने हमें जहाज दे दो, इतने पैसे दे दो, इतने पानी के जहाज दे दो, इतना बम दे दो, इतनी गोलियां दे दो, इतनी बंदूकें दे दो। भारत, अगर एक बात बताइए, क्या गलत है इसमें? अगर भारत रॉकेट बना सकता है, भारत मार्स में जा सकता है ना, भारत का इसरो इतना जबरदस्त काम कर सकता है, तो भारत अपने हथियार क्यों नहीं बना सकता खुद? क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन भारत अगर आत्मनिर्भर बन गया तो पहले वाले जो बिचौलिए थे, कहां से आएगा यार? ये आप समझ रहे हैं मेरी बात? पैसा कहां से आएगा उनके पास? तो एक चिढ़ है, ये एक परेशानी है कि यार हमारा तो देखो काम खराब हो गया और सब कुछ भारत अंदर ही अंदर बना। ये इतना आसान नहीं है अंदर बनाना। आत्मनिर्भर भारत कोई आसान नहीं है, लेकिन ना मोदी जी ने बोला था कि बेटा बहुत आसान है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। आपको पेट पे पत्थर बांधना पड़ेगा तब जाके बनेगा ये, आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा तब जाके बनेगा, क्योंकि एक एक एयरक्राफ्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दशकों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं, फिर जाके एक एयरक्राफ्ट बनता है। लेकिन वो कब शुरू होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। शुरू कब होगा? वो दिन कब होगा कि जी आज से हम कसम खाते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे? वो कभी ना कभी तो होना। अगर किसी, भगवान ना करे, किसी इंसान को कैंसर है तो उसको तो कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी ना यार, उसको तो सर्जरी करवानी पड़ेगी, उसको कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी। आप कब तक उसमें बैंडेड लगा लगा के काम चलाएंगे? अभी तक हम बैंडेड लगा रहे थे। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, मैं चाहता हूं आप लोग इंटरनेट पे जाएं और पता लगाएं। ऑपरेशन पराक्रम, जो कि एक मोबिलाइजेशन था आर्मी का, पाकिस्तान बॉर्डर, जंग नहीं हुई थी, सिर्फ फौजें बॉर्डर तक गई थी, उसमें कितने लोग मारे गए हमारे? कितने लोग मारे गए? आप ये जरा पता लगाइए। कितने हमारे जवान और कितने अफसर थे जिन्होंने जाने दी हैं? आप जरा पता लगाइए इंटरनेट पे जाके। ऑपरेशन पराक्रम, जिसमें जंग नहीं हुई थी, सिर्फ मूवमेंट हुआ था फौज का बॉर्डर तक। ऑपरेशन पराक्रम टाइप करिए गूगल पे, और वो जाने क्यों गई। ऐसी कई सारी चीजें हुई। यही इनएफिशिएंसीज की वजह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 कंपनियों में तकसीम कर दिया गया, बांट दिया गया, और सब कंपनियों के अलग अलग सीईओ हैं। फौजी अफसर वहां पे, सर्विंग ऑफिसर्स, उनको तैनात कर दिया है वहां पे। बोला कि साहब आप अगर एंड यूजर हैं, आप देखिए क्वालिटी, आप सब लोग इंश्योर करिए। तो आपको कभी ना कभी तो कदम लेने पड़ेंगे, और वो कदम से दर्द होगा। और जो शॉर्टेज की बात है, बात ठीक है, शॉर्टेज है, लेकिन वो शॉर्टेज होगा कुछ समय के लिए और आपको झेलना पड़ेगा वो शॉर्टेज। वरना आप मंगाते रहिए बाहर से, और जिस दिन लड़ाई होगी, अगर आपकी उस मुल्क से जो आपको एक हथियार सप्लाई कर रहा है, आपकी उस मुल्क से उस वक्त नहीं बनी, या आपकी डिप्लोमेटिक उसके साथ बातचीत इतनी अच्छी नहीं है, फिर कल आपकी चाइना के साथ लड़ाई हो गई। कोई चाइना को नाराज नहीं करना चाहता, ठीक है, और आपने किसी और मुल्क से कुछ चीज खरीदी, चाइना ने उस मुल्क के ऊपर प्रेशर डाला, उस मुल्क ने प्रेशर में आके वो हथियार का सप्लाई बंद कर दिया, लड़ाई के बीच में आप क्या कर लेंगे? आप कर क्या लेंगे तब? किसके पास जाएंगे? कहां छाती पीटेंगे? तो भाई आपके पास खुद की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें और मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि जो कहते थे कि 42 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए, अब 30 हैं, 30 से कम 28, मैंने स्क्वाड्रन्स की बात करी, उसको भी बिल्डअप करने का पूरा काम हो रहा है। और बाकी जो सिंगल इंजन चॉपर्स की बात है, सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स की बात है, हमारा जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, ध्रुव हेलीकॉप्टर का बड़ा तेजी से प्रोडक्शन हो रहा है। मैंने खुद उनके साथ शूट करा था लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर में, हर जगह ध्रुव डिप्लॉयड है, खुद अपने हेलीकॉप्टर से। और ध्रुव का भी प्रोग्राम बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये 2014 का मोदी जी वाला प्रोग्राम नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कई सारी चीजें जो फंसी हुई थी ना पहले से, डिसीजन मेकिंग की वजह से, उनको क्लियर कराया गया और उनको बोला कि नहीं और तेजी से करो काम, ये हमें चाहिए।
बाकी जो चीज़ें हैं, जो इमरजेंसी की चीज़ें हैं, वहाँ पे हज़ारों करोड़ों रुपए का, एटलीस्ट आर्मी में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हज़ारों करोड़ों रुपए की अथॉरिटी दे रखी है और बोला है कि साहब आप इमरजेंसी में जो आपको परचेस करना है आप करिए। लंबे चौड़े डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा अधिकार है, आपका पूरा हक है, आपको जो खरीदना है खरीदिए। ये कभी नहीं हुआ था कि इतने लेवल पे 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ का आपने आर्मी को बोल दिया कि आप खुद अपने हिसाब से खरीदिए। जो खरीद रही है फौज इमरजेंसी सप्लाईज, देखिए क्रंच जो है ना, जो कह रहे हैं कमी आ रही है, वो कमी आएगी कुछ समय के लिए, और वो कमी हमें झेलनी पड़ेगी। जब आप बाजार से अपना खाना खरीदते हैं, अपना राशन बाजार से खरीदते हैं, लेकिन कोई आपसे कहता है कि साहब आपके पास खेत है, आप अपना अनाज खुद क्यों नहीं उगाते, क्वालिटी आपके हाथ में, आप किसी पे निर्भर नहीं, आपके पास पूरा टैलेंट है, तो भाई अनाज डालेंगे, टाइम लगेगा ना फसल उगने में, तब तक बाहर से भी ले रहे हैं, लेकिन एक क्लियर कट डायरेक्शन है कि एक समय के बाद अनाज हम अपने घर का ही खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे। अब देखिए इसमें है कि राहुल बेदी साहब हैं जो कि वायर के लिए लिखते हैं। अब आप समझ गए वायर के लिए लिखते हैं तो क्या लिखते होंगे ये। Modi's import substitution plans don't take into account the fact that developing world-class weapon systems requires billions of dollars in investment and years of research, said Rahul Bedi, a New Delhi-based independent defense analyst. राहुल बेदी जी ये ज्ञान दे रहे हैं कि मोदी जी को शायद ये नहीं पता कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अरबों डॉलर लगते हैं और बहुत समय लगता है। मोदी जी को नहीं पता है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के चीफ को नहीं पता है, राहुल बेदी को पता है। हमारे यहाँ जो ज्ञानी बाबा हैं और किसी को नहीं पता है, इनको पता है, ठीक है। और ये भाई साहब को पता है। ये कहते हैं मोरेवर इवन इंडियन डिफेंस प्लेटफॉर्म सच एज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैव रफली 50% इंपोर्टेड कंपोनेंट्स। ये बात ठीक है, 50% इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं। जो अर्जुन टैंक है उसमें भी इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, जो तेजस है उसमें भी इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, पर धीरे 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 इंपोर्टेड कंपोनेंट्स कम हो रहे हैं। अब इन पर तवज्जो दी जा रही है कि कम करो कम करो। ये जो INS विक्रांत है, पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसमें 76% उसके अंदर लोकल देसी कंपोनेंट है। अब जो अगला बनाएंगे उसमें हो सकता है 85 हो, 90 हो, ऐसी तो इंप्रूव करता है मुल्क। लेकिन आर्टिकल इन्होंने दाग दिया है, मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस इजंट थॉट थ्रू प्रॉपरली। बेदी साहब ये कहते हैं कि साहब मेक इन इंडिया ने जिसने भी बोला है ना, इसमें दिमाग नहीं लगा है। स्लोगन बड़ा अच्छा है, नारा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें और कुछ है नहीं नारे के अलावा। देखिए ऐसा होता है कि बेदी साहब और सेन साहब जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, हम समझ सकते हैं कि गंगा जी का स्रोत बंद हो गया है, इसलिए परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। देखिए ऐसा है दोस्तों कि भारत आत्मनिर्भर होना क्या मतलब है, सिर्फ डॉलर बचाने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये बात नहीं है कि भारत ने डॉलर बचा लिए, सिर्फ ये बात नहीं है कि भारत को फॉरेन एक्सचेंज नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ये बात नहीं है कि भारत को ये कहना है कि साहब हमें हम विदेशों से लेंगे तो हम नंबर 1 इंपोर्टर नहीं रहेंगे, हम नीचे चले जाएंगे। बात यह है कि आपको खुद की कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, आपको खुद की सलाहियत डेवलप करनी है, आप में खुद वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने हथियार खुद बना लें। आप दुनिया को हथियार बेचें और आप खुद अपने हथियार बनाएं अपने यूज के लिए धीरे धीरे। और कभी ना कभी तो आपको शुरू करना पड़ेगा, कभी ना कभी आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, चलो मेरा थोड़ा सा नुकसान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज से शुरू कर रहा हूं। मैं आपको एक और बात बता दूं, एक जमाने में जब IIT IIM बने थे ना, शुरू में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनी, तो नेहरू जी का भी बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया था कि भारत के पास खाने को पैसे नहीं है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, और ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, है ना। ये बात हुई थी भारत में। आज की तारीख में जब बाहर विदेश में कोई बड़ी टेक कंपनी का या किसी बड़े मल्टीनेशनल का कोई भारतीय CEO बनता है ना, तब हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है और दुनिया भर में हम लोग कहते हैं कि यार इंडिया का जो ब्रेन पावर है वो दुनिया भर राज कर रहा है। नहीं बनाते IITs, क्या फर्क पड़ता है, मत बनाओ IITs। जो आप पेड़ लगाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप पेड़ लगाएंगे ना, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, क्योंकि यार तुम पेड़ लगा रहे हो, ना तुम्हें फल मिलेगा ना तुम्हें साया मिलेगा,
साया आपके बच्चों और आपके पोतों को मिलेगा, आपको कभी फल नहीं मिलेगा उस पेड़ का। आप पहले समझ लीजिए इस चीज की बात। आप जो पेड़ लगाएंगे ना, आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। यही नेचर का लॉ है और ऐसे ही दुनिया चलती है। तो आत्मनिर्भर भारत ये बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है, इसको आगे ले जाने की जरूरत है। हां, परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशानियां हैं। क्या दिक्कतें हैं? लेकिन ये दिक्कत आज की नहीं है, ये दिक्कतें 50 साल से चल रही हैं, 50 साल से चल रही हैं। जो इंसास राइफल है जो इंडियन आर्मी यूज करती है, उससे तो भगवान ही बचाए। तो हमें जरूरत थी, 15-20 साल से फौज रो रही थी कि भाई नया हथियार लाओ, नया हथियार लाओ, नया हथियार लाओ। कारगिल के बाद तो फौज ने बहुत बोला कि साहब एक नया वेपन सिस्टम लाओ। अब जाके AK-203 की बात हो रही है, जो रशिया से आएगी AK-203, अब जाके वो आ रहा है सिस्टम। कारगिल के समय तो मोदी जी नहीं थे ना कहीं पे। तो ये आर्टिकल्स ऐसे जो है ना, ये जो लिखा है, ये पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, ये पॉलिटिकल आर्टिकल्स होते हैं। इसका एक उल्लू सीधा करने वाली बात होती है कि आपने एक आर्टिकल दाग दिया और उसकी वजह से हो गया। देखिए, हमें ना, आप जो मैंने बात बोली है, आप जाइए इंटरनेट पे और पता लगाइए, फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैंने आपको सही बात बताई या गलत। दोस्तों, एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। जय हिंद।